CH 31 विधान ओबरॉय। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान ओ नो सिट मैं भूल कैसे गया। विधि के बाबा ने उसे घर में निकाल दिया तो वो कहाँ गई होगी। विधान अपनी कमर में टॉवल रैम्प करके वॉशरूम से बाहर आया। अपने फोन में कुछ करने लगा। किसी को कॉल किया, उधर से एक बेल में ही कॉल पिक कर लिया गया। रवि, विधि की लोकेशन जल्द से जल्द पता करो। रवि, बॉस लेडी बॉस इस वक्त अपने घर की ओर गई है। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, वो उस ओर ही गई है। विधान, गाड़ी निकलवाओ, हम अभी के अर्धी विधि के घर जाएंगे। इतना बोलकर विधान ने बिना विधि की बात सुने कॉल कट कर दिया और रेडी होकर विधि के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद एक के बाद एक लगातार 25 से 30 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से सबसे पहले आगे की गाड़ी का दूर ओपन हुआ। बेहद खतरनाक पर्सनैलिटी के साथ विधान गाड़ी से बाहर निकला। घर को इस तरह से जलता हुआ देखकर उसके दिल की धड़कनें ही मानो कि जैसे रुक सी गई हो। वो घर के अंदर की ओर भागने को हुआ कि रवि और उसके बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे आगे जाने से रोक लिया, जिससे वो उन पर चिल्लाने लगा। विधान, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझसे, वरना ये तुम सभी के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझसे जाने दो, अंदर मेरी वाइफ ही है, मुझ उसे बचाना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना। नहीं नहीं, मैं उसे बचा लूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। छोड़ो तुम सभी मुझे। विधान पैनिक करने लगा। उसकी खराब हालत को देखते हुए रवि ने उसकी नस दबा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। वो गिरता कि उसे उसने पकड़ लिया और बोला, रवि, तुम सभी जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड वालों को बुलाकर ये आग बुझवाओ। इतना बोलकर विधान को लेकर वहां से निकल गया। अब आगे 4 ईयर लैटर, 4 साल बाद शिमला में एक छोटा सा 3 BH का फ्लैट दिखने में काफी खूबसूरत था, जिसके साइड में एक छोटा सा गार्डन था। घर के अंदर एक लड़की की गुस्से भरी आवाज गूंज रही थी। लड़की, रिधु कहाँ हो, आज मिल जाओ तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। बस मम्मा को परेशान करना ही आपको अच्छा लगता है। जहाँ भी छुपे हो सामने आ जाओ, वरना बहुत पिटाई करूंगी मैं आपकी। दी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आपको तो पता है ये उसका रोज का है। उसे पता है ये टाइम उसके दूध पीने का है, तो वो छुप जाता है कहीं ताकि उसे दूध ही ना पीना पड़े। और आप बेवजह चिल्लाती हो। आप शांति से यहाँ बैठो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। लड़की, आधू में ना इस लड़के से परेशान हो गई है, जल्दी लेके आ इसे, मुझे ऑफिस भी जाना है। कोई मिस्टर भाटिया है, उन्हीं की शादी का कॉन्टैक्ट मिला है। आज मुझे जल्दी जाना था तो इस लड़के की वजह से मुझे लेट हो रहा है। इसका भी ना ये अब रोज का हो गया है। आज इसकी अच्छे से पिटाई करूंगी, ना तो इसकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वो लड़की अपने सामने खड़ी लड़की से गुस्से में बोली, अरे यार विधि, क्या हो गया है? अभी वो बच्चा है, अब वो शैतानियां नहीं करेगा तो क्या तू और मैं करूंगी? खबरदार, जो मेरे रिधु बेबी को तूने हाथ भी लगाया तो अगर तुझे लेट हो रहा है तो तू जा, चली जा ऑफिस। उसकी दो मासी है उसके पास। पीछे से एक लड़की आते हुए बोली, विधि, जानू तूने ही बिगाड़ रखा है उस साहबजादे को। विधि गुस्से में जानवी को घूरते हुए बोली, ओहो, आप दोनों फिर छेद से लड़ने लगे। अब फिर छेद से मुदेक मुझे कि आप दोनों तो को थान शांत करवाना पड़ेगा। मैं बिताला बेचारा थोता छोटा सा बरता बच्चा क्या करूंगा। एक छोटा सा बच्चा हाल में लगे सोफे के पीछे से निकलकर उन तीनों के सामने थोड़ी दूरी बनाते हुए अपनी तोतली आवाज में अपने माथे पर हाथ रखे हुए बोला, विधि, देखा तूने इसे कैसे बोल रहा है बड़ी बड़ी बातें। रिधु के बच्चे, आज तो गए आप। रिधु, मम्मा, मैं तो अभी खुद ही एक थोता छोटा था सा बच्चा हूँ। और आप बोल रही हो रिधु के बच्चे। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। हा। गाइस, ये और कोई नहीं, विधि और उसकी 2 बहनें हैं और वो बच्चा विधि और विधान का बेटा है। आइए एक बार फिर से इन चारों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप सभी से। विधि जोशी, एज 22 साल, हाइट 5'2", कमर से नीचे तक लहराते काले बाल, काली गहरी आंखें, रेड लिप्स, गोरा रंग, बड़ी बड़ी पलकें, सादगी में भी हीरोइनों को फेल कर दे इतनी खूबसूरत है ये। तभी तो इसने विधान ओबरॉय का दिल चुराया था। आज से 4 साल पहले विधि 19 साल की थी जब उसने बनारस छोड़ा था। जानवी जानू जोशी, एज 21 साल, हाइट 5'3", हल्के ब्राउन कलर के लंबे बाल, हल्की ब्राउन आइज, पिंक लिप्स, बड़ी बड़ी घनी पलकें, गोरा रंग। ये विधि से बस कुछ ही महीने की छोटी है। ये भी कुछ कम नहीं है। आध्या जोशी, प्यार से इसकी दोनों बहनें इसे आधू कहती है।
इसकी एज 18 साल है। गोरा रंग, हाइट 5 फीट, गुलाबी गाल, हल्की ब्राउन आइज, बिल्कुल जानव की आंखों की तरह हल्के ब्राउन कली बाल, गुलाबी होंठ, बहुत ही क्यूट सी है। रिधान ओबरॉय प्यार से इसे रिधु कहकर सभी बुलाते हैं। बहुत ही नटखट बच्चा है, लेकिन बस अपनी मम्मा और मासी के सामने, बाकी तो हर वक्त बस एटीट्यूड में ही रहता है। इसकी एज 3 साल है। दूध जैसा गोरा रंग, नीली आंखें, रेड लिप्स, विधान की पूरी कार्बन कॉपी है। ये गुस्से में तो ये बिल्कुल विधान की तरह ही रौद्र रूप धारण कर लेता है, फिर जल्दी किसी के संभाले नहीं संभलता है ये। आइए आगे चलते हैं। विधि, आप ना बहुत बदमाश हो गए हो रिधु। विधि रिधान के पास आकर उसके कानों को हल्के हाथों से खींचते हुए बोली। रिधान, आहा मम्मा थोलोक छोड़ो मिले, मेरे कान मुदे, मुझे पेन हो रहा है। इतना कहते हुए रिधान की छोटी छोटी नीली आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देख उसकी दोनों मासी के साथ साथ विधि भी इमोशनल हो गई और तुरंत ही उसके कान को छोड़ कर रो पड़ी। विधि को रोता देखकर जानवी और आध्या ने अपना सिर पीट लिया, इनका रोज का है। वही रिधान तो टुकुर विधि को देखने लगा, जैसे कह रही हो ये रोना छोड़कर टुकुर आगे कल। तब तक के लिए BYE गाइज। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। CH 32 आदित्य ओबरॉय, मिस दिशा। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि, देखा देखा तूने इसे कैसे बोल रहा है बड़ी बड़ी बातें। रिधु के बच्चे आज तो गए आप। रिधु, मम्मा मैं तो अभी खुद ही एक थोता छोटा था सा बच्चा हूँ। और आप बोल रही हो। रिधु के बच्चे इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। हा। विधि, आप ना बहुत बदमाश हो गए हो रिधु। विधि रिधान के पास आकर उसके कानों को हल्के हाथों से खींचते हुए बोली। रिधान, आहा मोम थोलो छोड़ो मिले, मेरे कान मुदे, मुझे पेन हो रहा है। इतना कहते हुए रिधान की छोटी छोटी नीली आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देख उसकी दोनों मासी के साथ साथ विधि भी इमोशनल हो गई और तुरंत ही उसके कान को छोड़कर रो पड़ी। विधि को रोता देखकर जानवी और आध्या ने अपना सिर पीट लिया, जैसे कह रही हो ये तो इनका रोज का ही हो गया है। वही रिधान तो रोना छोड़कर टुकुर टुकुर विधि को देखने लगा। अब आगे। जानवी, विधि जब तुझे रोना ही होता है तो क्यों उसे रुलाती है पागल लड़की। तुम दोनों माँ बेटे ना हमारी समझ से बाहर हो। अगर अब ये रोना धोना हो गया हो तो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो और रिधु बेबी को दूध भी पिला दो। रिधु, नहीं मेरे को उनसे नहीं मिलना। आप तीनों बहुत गंदे हो। आने दो डैड को, बस एक बार मिले मेरे डैडा दाए जाए मिले मेरे पास। फिर मैं आप तीनों की शिकायत लगाऊंगा उनसे। मोम डैड कब आएंगे, मुझे तो अब वेट ही नहीं होता है। मुझे ना उनसे मिलकर बहुत सारी बातें भी करनी है। नहीं बातें नहीं करनी, में तो भूल ही गया था। मैं तो उनसे गुस्सा हूं ना, क्योंकि वो हमें छोड़कर हमसे दूर चले गए। मुझे उनसे ये पूछना था कि क्या उनके रिधु बेबी ने कोई शरारत की जिससे वो गुस्सा होकर चले गए। रिधान अपने माथे टैप करते हुए बोला। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे देख विधि अंदर ही अंदर तड़प उठी। विधि, रिधु बच्चे आपने कोई शरारत नहीं की है। आप तो मेरे गॉड बॉय हो। ऐसे रोते नहीं, जब आपके पापा आ जाएंगे तो उनसे सारी शिकायतें करना। ओके बेबी। विधि रिधान के आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूम कर बोली। आध्या, आओ बेबी मैं आपको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। इतना बोलकर आध्या रिधान को विधि की गोद से लेकर डाइनिंग एरिया में चली गई। जानवी, विधि कितनी बार कहा है तुझसे, तू क्यों रिधु को झूठी उम्मीद दे रही है। उस मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके डैड कौन है। ये खुद उसकी माँ भी नहीं जानती है। आध्या और रिधान के जाने के बाद जानवी विधि को गुस्से से घूरते हुए बोली। विधि, तो क्या करूं मैं, तुम ही बताओ, मुझे क्या बताऊं उसे मैं, कि उसकी माँ ने अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ रात बिताकर उसे जन्म दिया है और उसे अपने पति का सरनेम देकर ये सोचा कि ये उसका और मेरा बेटा है। मुझे आज भी याद है वो मनहूस रात, जिस रात मुझसे मेरी इज्जत छीन गई और उसकी सुबह मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन अगर आप सभी को ये याद नहीं होगा कि वो कौन है, ये वही रोहन मल्होत्रा है जिन्होंने विधि को जॉब ऑफर की थी। ने हमें जॉब नहीं दी होती और वो भी मेरे कहने पर शिमला वाली कंपनी में, तो हमारा क्या होता। विधान जी से भागकर यहाँ छुपकर रह रही हूँ ताकि उन्हें फेस न करना पड़े। तुझे याद है आग बुझाने के बाद मैं रात को फिर से घर वापस गई थी।
वो भी तेरे लाख मना करने पर। और जब मैं वहां गई तो बाबा की बॉडी पूरी जलकर राख हो गई थी, और साथ ही 2 लोगों की बॉडी तो जल चुकी थी, मगर 2 और लोगों की कंकाल मिली थी। पता नहीं चला वो कौन थे। पर जब मैं वहां से निकल रही थी तो ताऊजी और उनके बेटे दिखे। विश्वनाथ जी के चाचा के बेटे। उन्हें देखते ही मुझे लगा वो हमें ढूंढने आए, पर जब उनकी बात सुनी तो मेरा दिमाग ही शून्य हो गया। तुझे पता है, उस अनाथ आश्रम की जमीन जो माँ ने मेरे नाम की थी, उस जमीन के लिए उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया था। मैं तो बच गई, पर बाबा मैं उन्हें बचा ना सकी। मैं आज भी घुट घुट कर ही रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे बाबा की जान चली गई। इतना बोलकर विधि फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं दूसरी ओर मुंबई शहर, ओबरॉय पैलेस। भाई मैं अब वापस नहीं जाने वाला, और एक ही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं अब आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मुझे आपके साथ रहना है। मैं यहाँ से भी तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। आप बस मेरा ट्रांसफर यहाँ करवा दो, वीर भाई से बोलकर। क्योंकि ये बस आपको ही बात मानते हैं, मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नज़र में। एक लड़का अपने सामने बैठे दूसरे लड़के से बोला। अपने सईद में खड़े लड़के की शिकायतें करते हुए अपना मुंह फुलाकर बोला। दूसरा लड़का, आदि ये तुमने क्या जिद पकड़ ली है? मैं भी तो नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, पर क्या करूं, ये सब मैं जो भी करता हूं वो सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तो करता हूं। मेरे कितने दुश्मन हैं और तुम मेरी कमजोरी हो। आदि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं बिना आपकी परमिशन के और बिना गार्ड के कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज भाई मान जाओ ना। वीर भाई आप भी कुछ तो बोलो ना। क्या आप नहीं चाहते मैं यहाँ रहूं? वीर विधान मान जा यार, बच्चा है, कितने दिन खुद से दूर रखेगा। चल इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अब तो, हाँ बोल दे। विधान ठीक है वीर, इसका ट्रांसफर कराओ जल्द से जल्द। मुझे लेट हो रहा है, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं ऑफिस के लिए निकालता हूँ। इतना बोलकर विधान ऑफिस के लिए निकल गया। विधान ओबरॉय एज 26 साल, हाइट 6'1", गोरा रंग, नीली आंखें, जेल से सेट किए बाल। ये बहुत ही रूड है। आदित्य ओबरॉय, प्यार से इसे सब आदि बुलाते हैं। आर 21 साल, हाइट 6 फीट, विधान का छोटा भाई। ब्लैक आइज, माथे पर आते सिल्की बाल, बिल्कुल विधान की तरह ही हैंडसम है। वीरांशु सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ और साथ ही विधान का मैनेजर भी। ये विधान के बचपन का दोस्त है, या यूं कहें कि विधान ने इसमें और आदित्य में कभी कोई फर्क नहीं किया है। विधान की परछाई बनकर रहना इसे ज्यादा पसंद है, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होने के बाद भी विधान के साथ के लिए उसका जबरदस्ती का मैनेजर बना बैठा है। वीर इनका निक नेम है। एज 25 साल, हाइट 6'1", ये भी दोनों भाइयों से कुछ कम हैंडसम नहीं है। आदि भाई अब पहले से भी ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। भाई अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहते। भाभी की फोटो ही बस मैंने देखी है। जब रवि भाई ने उनके बारे में बताया तब पता चला भाई किस दर्द से गुजर रहे हैं। गॉड को भी हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। बचपन में उन्होंने मोम डैड को हमसे छीन लिया, और फिर 4 साल पहले भाभी को छीन लिया भाई से। वीर आदि दिल छोटा ना करो, अब तुम आ गए हो ना, तो हम मिलकर उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो उसे समझ सके। लेकिन सबसे पहले हमें उस मिस दिशा का कुछ करना होगा। कौन है मिस दिशा, अब ये तो आगे जे पार्ट में ही पता चलेगा आप सभी को। आगे कल CH33 तुम दोनों को अपने सगी बहन से भी बढ़कर माना है। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान आदि ये तुमने क्या जिद पकड़ ली है? मैं भी तो नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, पर क्या करूं, ये सब मैं जो भी करता हूं वो सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तो करता हूं। मेरे कितने दुश्मन हैं और तुम मेरी कमजोरी हो। आदि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ बिना आपकी परमिशन के और बिना गार्ड के कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज भाई मान जाओ ना। वीर भाई आप भी कुछ तो बोलो ना। क्या आप नहीं चाहते मैं यहाँ रहूं? वीर विधान मान जा यार, बच्चा है, कितने दिन खुद से दूर रखेगा। चल इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अब तो, हाँ बोल दे। विधान ठीक है वीर, इसका ट्रांसफर कराओ जल्द से जल्द। मुझे लेट हो रहा है, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं ऑफिस के लिए निकालता हूँ। इतना बोलकर विधान ऑफिस के लिए निकल गया। आदि भाई अब पहले से भी ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। भाई अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहते। भाभी की फोटो ही बस मैंने देखी है। जब रवि भाई ने उनके बारे में बताया तब पता चला भाई किस दर्द से गुजर रहे हैं। गॉड को भी हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। बचपन में उन्होंने मोम डैड को हमसे छीन लिया, और फिर 4 साल पहले भाभी को छीन लिया भाई से 1111। वीर आदि दिल छोटा ना करो, अब तुम आ गए हो ना,
तो हम मिलकर उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो उसे समझ सके। लेकिन सबसे पहले हमें उस मिस दिशा का कुछ करना होगा। अब आगे। शिमला, शुक्ला इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी। विधि बच्चे, ये बहुत ही स्पेशल इवेंट है। मिस्टर भाटिया ने ये कॉन्टैक्ट हमें इसलिए दिया है कि तुम्हारे पिछली बार के काम से वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि उनकी बेटी की सगाई से लेकर शादी तक की सारे फंक्शन में तुम्हें ही डेकोरेशन से लेकर सब कुछ करना है। ये कॉन्टैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। एक लड़का अपने केबिन में हेड चेयर पर बैठे काफ़ी खुशी के साथ अपने सामने खड़ी विधि से बोला। विधि, लेकिन भाई उसके लिए आप किसी और को भी तो भेज सकते हो। हमारी टीम बहुत ही काबिल है। मैं फ़ोन पर उन्हें इंटरेक्ट दे दिया करूंगी। क्या मेरा वहां जाना बहुत ज़रूरी है? विधि परेशान होते हुए रोहन से बोली। रोहन शुक्ला, हाइट 6 फीट, हल्का सांवला रंग, एज 27 साल। ये भी बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी का शख्स है। लड़कियों तो मारती है इस पर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी पर ही मारता है। ये वही इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इसने अपनी कंपनी में विधि को जॉब देने को कहा था जब विधि उसे रात एक सड़क पर सुनसान रास्ते पर जानव के साथ बैठी आंसू बहा रही थी। फ्लैशबैक। विधि, जानो, आधू को साथ लेकर हमें यहाँ से जल्द दूर जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि हाँ जिंदा है। आधू तक कोई मुसीबत पहुँचे उससे पहले ही हमें उस तक पहुँचना होगा। बाबा को तो खो चुके हैं, अब उसे खोने की हिम्मत नहीं है। विधि सिसकते हुए बोली। जानवी, विधि, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, ना ही फोन है। सब तो जलकर राख हो गया। हम आधू तक कैसे पहुंचेंगे बिना पैसों के? विधि, उसकी फिक्र तुम मत कर। मेरी ये सोने की रिंग और ये चेन है, नहा इसे बेच देते हैं। मुझे पता है इसके हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे हमारा कुछ टाइम तो निकल ही सकता है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है आधू के पास पहुंचना। जानवी, लेकिन विधि, ये तो छोटी माँ की निशानी है, तू इसे कैसे बेच सकती है? विधि, माँ तो मेरे दिल में है, और अगर मुझे मेरे खून का एक एक कतरा भी अपनी बहनों के लिए बेचना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो ये तो फिर भी माँ की दी हुई रिंग और चेन है। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी कि तभी कार की फ्लैशलाइट विधि के फेस पर पड़ी, जिससे हड़बड़ाहट में एक दूसरे से दूर होकर देखने लगी। अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी कि तभी कार का डोर ओपन हुआ, जिसमें से एक शख्स बाहर आया और उनकी तरफ बढ़ गया। कार की फ्लैशलाइट से तो वो शख्स विधि और जानवी दोनों के फेस को देख चुका था, लेकिन अंधेरे की वजह से और फ्लैशलाइट के पीछे होने की वजह से विधि और जानवी दोनों ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था। तभी दोनों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। विधि, जानवी, आप दोनों, थैंक गॉड आप दोनों ठीक हो। ये आवाज किसी और की नहीं, रोहन की ही थी। विधि, भाई आप। रोहन, बच्चे, तुम दोनों को सही सलामत देखकर मैं कितना खुश हूँ ये बता नहीं सकता। मैं मुंबई वापस जा रहा था। मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं जाने से पहले खुद आकर तुम दोनों के बाबा से बात करूं। तुम्हारे बाबा के नाम को बताकर सबसे पूछते पूछते जब तुम्हारे घर पहुंचा तो वो सब देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया। अभी 2 दिन पहले मुझे बहन मिली थी और आज ही छीन गई। ये सोच सोचकर मेरी जान निकल रही थी। रोहन दोनों को अपने सीने से लगाते हुए उनके माथे को चूमते हुए बोला। उसकी आंखें इस वक्त नम थी। जानवी ने उसे सारी बातें बताने दी। विधि, भाई प्लीज एक एहसान कर दो अपने इस बहन पर। हमें बस हमारी बहन के पास लेकर चलो, फिर उसे लेकर हम कहीं दूर चले जाएंगे। विधि रोहन के सीने से लगी सिसकियां लेते हुए बोली। रोहन, ये आप क्या कह रही है? मुंह बोला ही सही, पर जब आपने हमें अपने भाई का दर्जा दिया उसी पल से हम तुम दोनों को अपने सगी बहन से भी बढ़कर मानने लगे हैं। खबरदार, जो कहीं जाने की बात की जो मेरा है, वो आज से तुम दोनों के साथ साथ हमारी छोटी बहन जा भी है, जिसे हमने अभी तक देख नहीं है। तो आज से आप तीनों हमारे साथ रहोगी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। छोटी कहाँ है बताओ मुझे, मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे पास उसे। विधि, हम आपके साथ नहीं रह सकते भाई, हमें माफ करना, हम यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं। मुंबई तो बिल्कुल भी नहीं जाना। विधि की बात पर रोहन और जानवी दोनों ही उसे सवालिया नजरों से देखने लगे कि जैसे पूछ रहे हों कि ऐसा क्या है जो वो मुंबई नहीं जाना चाहती है। जिसे महसूस कर विधि बोली, मैं आप दोनों के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी, बस इतना समझ लीजिए है कोई वजह। रोहन, ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। अगर तुम मुंबई नहीं जाना चाहती तो ठीक है,
मैं मुंबई वाले ब्रांच के कुछ वर्क है उन्हें खत्म करके 2 दिन बाद शिमला जाने वाला हूँ। दरअसल मैं अपनी बीवी के साथ वहीं रहता हूँ, तो वहाँ चलो मेरे साथ, ठीक है? विधि, ठीक है भाई। फ्लैशबैक एंड। रोहन, बच्चे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं अभी के अभी मिस्टर भाटिया को मना कर देता हूँ। मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर ये कॉन्टैक्ट नहीं है। तुझे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोहन की बात सुनकर विधि थोड़ा इमोशनल हो गई। विधि, नहीं नहीं भाई, आप कॉन्सिल मत करो, ये कॉन्टैक्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, कब चलना है? रोहन, आर यू श्योर? विधि, आई एम 100% श्योर भाई। रोहन, ठीक है तो रेडी रहना, शाम को निकलते हैं, क्योंकि शाम की ही फ्लाइट है हमारी। रोहन की बात सुनकर विधि पीछे मुड़कर जाने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया और मुड़कर रोहन से बोली, विधि, भाई वो रिधु मानेगा नहीं, मेरे बिना कैसे रहेगा, तो क्या मैं उसे साथ ले सकती हूँ? रोहन, विधि, ये भी कोई पूछने की बात थोड़ी है, रिधु तो जाएगा ही हमारे साथ। आगे कल, तब तक के लिए BYE गाइज। CH34 से सॉरी। विधि का मुंबई आना अब तक आप सभी ने पढ़ा। रोहन, बच्चे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं अभी के अभी मिस्टर भाटिया को मना कर देता हूँ। मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर ये कॉन्टैक्ट नहीं है। तुझे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोहन की बात सुनकर विधि थोड़ा इमोशनल हो गई। विधि, नहीं नहीं भाई, आप कॉन्सिल मत करो, ये कॉन्टैक्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, कब चलना है? रोहन, आर यू श्योर? विधि, आई एम 100% श्योर भाई। रोहन, ठीक है तो रेडी रहना, शाम को निकलते हैं, क्योंकि शाम की ही फ्लाइट है हमारी। रोहन की बात सुनकर विधि पीछे मुड़कर जाने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया और मुड़कर रोहन से बोली, विधि, भाई वो रिधु मानेगा नहीं, मेरे बिना कैसे रहेगा, तो क्या मैं उसे साथ ले सकती हूँ? रोहन, विधि, ये भी कोई पूछने की बात थोड़ी है, रिधु तो जाएगा ही हमारे साथ। अब आगे। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। विधान का केबिन। विधान अभी अभी मीटिंग से वापस आया था और बहुत ही सीरियस होकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था कि तभी कोई बिना नोक किए धड़धड़ाती हुए उसके केबिन में घुस आया, जिसे महसूस कर विधान का जबड़ा गुस्से से कस गया। विधान ने अपनी गुस्से भरी निगाह केबिन के डोर पर डाली। अंदर आए हुए शख्स को देखकर विधान और भी ज्यादा हाप हो गया। विधान, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दिशा यहाँ आने की, और वो भी बिना नोक किए मेरे केबिन में आने की, डैम इट। विधान को गुस्से में देखकर दिशा डर से कांप गई, लेकिन जल्द ही अपने डर को छुपाते हुए आगे बढ़कर बोली, दिशा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेबी, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैं कोई और नहीं, तुम्हारी फियांसे हूँ, कोई एरा गैरा नहीं हूँ जो ऐसे बात कर रहे हो। दिशा भाटिया अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, एक नंबर की अयाश लड़की है ये विधान, और इसकी जल्द ही शादी होने वाली है। वो क्यों होने वाली है, आप सभी को आगे पता चलेगा। अब सब अभी बता दूंगी मैं आप सभी को, तो कुछ भी सस्पेंस नहीं रह जाएगा। विधान, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में था तो तुम पर गुस्सा निकाल दिया। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ, कुछ काम था तो बता देती, मैं रवि से बोलकर करवा देता। दिशा की बात सुनकर विधान का रवैया बड़ी ही जल्दी बदल गया। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही विधान है जो अभी थोड़ी देर पहले सामने खड़ी लड़की पर चिल्ला रहा था। दिशा ने आज फुल रिवीलिंग थाई तक की ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस वेयर की थी और अपने फेस पर बहुत ही हैवी मेकअप किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेकअप से ही नहीं काट आए हो। दिशा एक मॉडल थी तो जाहिर सी बात है वो खूबसूरत तो थी ही। दिशा, बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ना कि तुम्हारे उसे सो कोल्ड गार्ड की फियांसे हूँ जो तुम उसे बोलकर मेरा काम करवाओगे। बेबी, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना है। अपनी एंगेजमेंट के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस ही नहीं है। प्लीज चलो ना बेबी, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दो, और अभी तक तो हमने कपल रिंग भी नहीं सिलेक्ट की है, तो हम वो काम भी कर लेते हैं। दिशा बहुत ही एक्साइट होते हुए विधान से बोली, विधान, मैं बहुत बिजी हूँ तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो तुम मेरा कार्ड ले लो और जाकर शॉपिंग कर लो। विधान अपने लैपटॉप में ही नजरें गड़ाए हुए बोला। विधान का खुद की ओर ना देखना और अब ऐसा बोलना दिशा के अंदर चिढ़ पैदा करने लगा था। दिशा, बेबी, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे रिलेशनशिप को पूरे 1 मंथ हो गए हैं और कल हमारी एंगेजमेंट है, और तुम हो कि बस काम 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 है मेरे लिए, तो बेबी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। बेबी, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, चलो ना प्लीज 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 बेबी।
विधान, लुक मैं इन फालतू के विधान अभी बोल ही रहा था कि किसी ने दूर नोक किया। विधान ने अंदर आने को कहा। कम इन। वीर अंदर आया। दिशा को विधान के केबिन में देखकर वीर का मुंह ही बन गया। उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए विधान की ओर देखते हुए बोले, वीर, बॉस आपकी मीटिंग है, आप शायद आज का बताया हुआ शेड्यूल भूल रहे हैं। मीटिंग हॉल में सभी आपका वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वीर चुप हो गया। दिशा, क्या तुम्हें जरा सा भी मैनर्स नहीं है? कपल्स के बीच तुम्हारी बार बार ये जो घुसने की आदत है ना, उसे चेंज कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये जॉब ही चेंज करनी पड़े। दिशा वीर को घूरते हुए बोली। विधान, जस्ट सूट अप। हाउ डरे यू टॉक टू वीर इन दिस मैनर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर से इस तरीके से बात करने की? से सॉरी, यू डिडंट हियर व्हाट आई सेड। अपोलोजाइज। मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? माफी मांगो, वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुमसे ये एंगेजमेंट तोड़ने में, क्योंकि ये शादी एक डील की वजह से हो रही है और वीर के लिए ये क्या मैं हर डील को तोड़ने को तैयार हूं, समझी तुम? विधान गुस्से में दिशा पर दहाड़ते हुए बोला। जहां विधान की बात सुनकर वीर मन ही मन खुश हो रहा था, वही दिशा विधान को इतने गुस्से में देख दिशा कांप गई और हकलाहट भरी आवाज में बोली, दिशा, सो सॉरी बेबी। विधान, सॉरी मुझसे नहीं, वीर से मांगो डैम इट। दिशा, सॉरी। दिशा वीर की ओर देखते हुए बोली, मगर अंदर ही अंदर वो जल रही थी। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तो तुझसे लेकर ही रहूंगी वीर। बस मैं बेबी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती हूँ, इसलिए तुझ जैसे दो कौड़ी के नौकर से सॉरी बोल रही हूँ। दिशा मन ही मन खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली और अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दरअसल दिशा को पता ही नहीं था कि वीर क्या है। वो तो उसे बस एक मामूली सा मैनेजर और विधान का असिस्टेंट ही जानती थी। दिशा ही नहीं, कोई भी नहीं जानता था कि वीर का पूरा नाम वीरांशु सिंघानिया है और वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ है। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ नाम ही सभी ने सुना था। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। विधि रिधान को अपनी गोद में लिए बाहर निकली। ठीक उसके पीछे ही रोहन भी निकला। एयरपोर्ट के बाहर उनकी गाड़ी पहले से ही आकर खड़ी थी। तीनों उसमें बैठकर निकल गए। CH-35 क्या करूं मैं, तुम दोनों माँ बेटे का बैग बॉय, अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान, जस्ट सूट अप। हाउ डरे यू टॉक टू वीर इन दिस मैनर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर से इस तरीके से बात करने की? से सॉरी, यू डिडंट हियर व्हाट आई सेड। अपोलोजाइज। मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? माफी मांगो, वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुमसे ये एंगेजमेंट तोड़ने में, क्योंकि ये शादी एक डील की वजह से हो रही है और वीर के लिए ये क्या मैं हर डील को तोड़ने को तैयार हूं, समझी तुम? विधान गुस्से में दिशा पर दहाड़ते हुए बोला। जहां विधान की बात सुन कर वीर मन ही मन खुश हो रहा था, वही दिशा विधान को इतने गुस्से में देख दिशा कांप गई और हकलाहट भरी आवाज में बोली, दिशा, सो सॉरी बेबी। विधान, सॉरी मुझसे नहीं, वीर से मांगो डैम इट। दिशा, सॉरी। दिशा वीर की ओर देखते हुए बोली, मगर अंदर ही अंदर वो जल रही थी। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तो तुझसे लेकर ही रहूंगी वीर। बस मैं बेबी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती हूँ, इसलिए तुझ जैसे दो कौड़ी के नौकर से सॉरी बोल रही हूँ। दिशा मन ही मन खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली और अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दरअसल दिशा को पता ही नहीं था कि वीर क्या है। वो तो उसे बस एक मामूली सा मैनेजर और विधान का असिस्टेंट ही जानती थी। दिशा ही नहीं, कोई भी नहीं जानता था कि वीर का पूरा नाम वीरांशु सिंघानिया है और वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ है। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ नाम ही सभी ने सुना था। अब आगे मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। विधि रिधान को अपनी गोद में लिए बाहर निकली। ठीक उसके पीछे ही रोहन भी निकला। एयरपोर्ट के बाहर उनकी गाड़ी पहले से ही आकर खड़ी थी। तीनों उसमें बैठकर निकल गए। उनकी गाड़ी रोहन के फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। रोहन गाड़ी से बाहर निकला, विधि के सईद के दूर को ओपन किया और झुककर विधि के हाथ से रिधान को अपनी गोद में ले लिया। विधि भी बाहर आए। यहाँ वो 2 दिन बीत कर गई थी, जिस वजह से वो इस जगह से बिल्कुल अनजान तो नहीं थी, मगर ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थी। रोहन का फार्म हाउस ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा, लेकिन था बहुत सुंदर। फार्म हाउस के सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन भी था, जिसे देख रिधान वहां जाने के लिए बेचैन होने लगा और रोहन की बाहों में कशमसाने लगा कि रोहन उसे नीचे उतार दे।
और उस फाउंटेन के पास जाकर खेल सके, जिसे रोहन और विधि दोनों समझ गए थे। रिधान, मामू मुझे नीचे उतालो, मैं तोई कोई थोतू छोटू था, सा बेबी थोले ना हूँ, जो आप सभी बाल बाल मुझे गोदी में उठा लेते हो। मुझे नीचे उतारो प्लीज मामू, रिधान अपनी तोतली आवाज में रोहन से शिकायतें करते हुए बोला। रिधान की आंखें आंसुओं उसकी छोटी छोटी नीली आंखों से भीग गई है। मैं पानी भरने लगा था, जिसे देखकर विधि की आंखें भी नम हो गई, और उन दोनों को देखकर रोहन ने अपना सिर पीट लिया, जैसे कह रहा हो माँ बेटे एक जैसे ही है, बात बात पर रोने लगते हैं। रोहन, यही होता है जब खुद एक छोटी सी और बेदिमाग की लड़की माँ बन जाए। वो तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू बन भी रही है। क्या करूं मैं तुम दोनों माँ बेटे का? ऐसा लगता है आंखों में आंसुओं की टंकी ही फिट करा ली है दोनों ने। रिधु, तुम्हें नीचे उतार रहा हूं, मस्ती बिल्कुल मत करना, ओके। इतना बोलकर रोहन ने उसे नीचे उतार दिया। बस फिर क्या था, रिधान अपने छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए फाउंटेन के पास भागते हुए जाने लगा। उसके पास पहुंचकर पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ने लगा, लेकिन फाउंटेन थोड़ी ऊंचाई पर था और रिधान की हाइट बहुत छोटी थी, क्योंकि अभी वो खुद भी एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था। काफी देर प्रयास करने के बाद भी रिधान पानी को नहीं छू पाया, तो मायूस हो गया और फिर उसकी आंखों में पानी भरने लगा कि तभी उसकी नज़र गार्डन में लगे फूलों पर बैठी तितलियों पर गई, जिसे देखकर फिर से उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उन फूलों के पास जाकर भाग भाग कर बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करने लगा। रोहन और विधि दोनों ही उसकी हरकत को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। तभी रिधान ने एक बटरफ्लाई को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और खुशी से जोर से चिल्लाया, रिधान, मोम देखो ना, मैंने बटरफ्लाई पकड़ लिया। मैंने बटरफ्लाई पकड़ ली। रिधान भागते हुए दोनों के पास आकर दिखाते हुए बोला। विधि, रिधु उसे छोड़ दो वरना वो मर जाएगी। ऐसे किसी को भी छोटे नहीं पहुंचाते, ये बैड बॉय करते हैं। आप तो मोम के गुड बॉय हो ना, छोड़ दो उसे। विधि बहुत ही प्यार से रिधान को समझाते हुए बोली। रिधान, मोम में तो आपका गुड बॉय ही हूँ। विधि, तो फिर उसे उड़ने दो, ऐसे पकड़ोगे कि तो उसे हट होगा ना। विधि की बातें को समझकर रिधान ने अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी खुलते ही वो तितली उड़ गई। उसे तितली को खुद से दूर जाता हुआ देखकर रिधान मायूस हो गई, जिसे देखकर विधि ने झुककर उसे फिर से अपनी गोद में उठा ली और उसके माथे को चूमते हुए फार्म हाउस के अंदर चली गई। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। CH 36 कल मेरी एंगेजमेंट है, 1 नंबर की चुड़ैल है। अब तक आप सभी ने पढ़ा। रिधान अपने छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए फाउंटेन के पास भागते हुए जाने लगा। उसके पास पहुंचकर पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ने लगा, लेकिन फाउंटेन थोड़ी ऊंचाई पर था और रिधान की हाइट बहुत छोटी थी, क्योंकि अभी वो खुद भी एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था। काफी देर प्रयास करने के बाद भी रिधान पानी को नहीं छू पाया, तो मायूस हो गया और फिर उसकी आंखों में पानी भरने लगा कि तभी उसकी नज़र गार्डन में लगे फूलों पर बैठी तितलियों पर गई, जिसे देखकर फिर से उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उन फूलों के पास जाकर भाग भाग कर बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करने लगा। रोहन और विधि दोनों ही उसकी हरकत को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। तभी रिधान ने एक बटरफ्लाई को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और खुशी से जोर से चिल्लाया, रिधान, मोम देखो ना, मैंने बटरफ्लाई पकड़ लिया। मैंने बटरफ्लाई पकड़ ली। रिधान भागते हुए दोनों के पास आकर दिखाते हुए बोला। विधि, रिधु उसे छोड़ दो वरना वो मर जाएगी। ऐसे किसी को भी छोटे नहीं पहुंचाते, ये बैड बॉय करते हैं। आप तो मोम के गुड बॉय हो ना, छोड़ दो उसे। विधि बहुत ही प्यार से रिधान को समझाते हुए बोली। रिधान, मोम मैं तो आपका गुड बॉय ही हूँ। विधि, तो फिर उसे उड़ने दो, ऐसे पकड़ोगे कि तो उसे हट होगा ना। विधि की बातें को समझकर रिधान ने अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी खुलते ही वो तितली उड़ गई। उसे तितली को खुद से दूर जाता हुआ देखकर रिधान मायूस हो गई, जिसे देखकर विधि ने झुककर उसे फिर से अपनी गोद में उठा ली और उसके माथे को चूमते हुए फार्म हाउस के अंदर चली गई। अब आगे ओबरॉय पैलेस। आदित्य, भाई भाई प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? सब तो साफ है। मैं आपसे छोटा हूँ, फिर भी मैं अच्छे बुरे को आपसे ज्यादा समझ सकता हूँ। विधान, आदि तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। और तू ही तो कहता था
भाई शादी कर लो, मेरे लिए भाभी ले आओ। तो अब जब मैं शादी कर रहा हूँ तो भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है? आदित्य, हाँ तो मैं कब आपको शादी करने से रोक रहा हूँ? मैं तो बस आपको उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक नंबर की चुड़ैल है वो, डायन कहीं की। विधान, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? विधान अपनी भौं उचकाते हुए बोला। आदित्य, वो मैं 2 दिन पहले शॉपिंग पर गया था। वहाँ मॉल में 100 औरतें आपस में फाइट कर रही थी और एक दूसरे को गालियां दे रही थी। तो वही सुना था, तो मेरे मन में उस वर्ड को लेकर उस दिशा का ही ख्याल आया तो बोल दिया। आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला। आदित्य की मासूमियत पर विधान के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर जल्द ही उसने उसे छुपा लिया। विधान, मुझे अब कोई बहस नहीं करनी है इस बारे में। कल मेरी एंगेजमेंट, ध्यान दो है उस पर। विधान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चों को बड़ों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को कौन समझाए? ये आवाज सुनकर तो आदित्य का मुंह ही बन गया। विधान ने सामने घूरकर देखा। जहां से ये आवाज आई थी सामने से एक लेडी चल कर आई और विधान के सामने वाले सोफे पर आराम से बैठकर बोली। वो लेडी भारी भरकम ज्वेलरी से लदी हुई थी और फेस पर काफी सारा मेकअप किया था। माथे पर अपनी साड़ी की मैचिंग पर्पल कलर की बिंदी लगा रखी थी। आदित्य चाची जी, हर बार ये टॉट मरना जरूरी है क्या? आदित्य चिढ़कर बोला। ये कोई और नहीं, विधान और आदित्य की चाची मिसेज सनाया आकाश ओबरॉय है। इनकी एज 31 साल है। एक नंबर की मक्कार औरत है ये। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। पैसों के लिए ही इसने आकाश ओबरॉय यानी कि विधान के चाचू से शादी की थी। आकाश की पहली पत्नी की डेथ हो जाने के ठीक 10 दिनों के बाद ही आकाश ने सनाया से शादी कर ली थी। अब ये क्योंकि वो आगे पता चलेगा। सनाया, आदि, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? उम्र और रिश्ते दोनों में ही बड़ी हूँ तुमसे। जुबान संभाल कर बात करो, हमसे समझे तुम। सनाया आदित्य पर भड़कते हुए बोली। विधान, सनाया जी, ये आप बोल रही है? शुक्र मानिए कि आप रिश्ते में हमारी ना चाहते हुए भी कुछ लगती है, वरना मैं उम्र का भी लिहाज नहीं करता। आपको बस अपने चाचू की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, वरना 2 मिनट नहीं लगता मुझे यहाँ से आपको धक्के मारकर बाहर निकालने में। विधान सनाया को घूरते हुए बोला। विधान की बातें सुनकर सनाया बिना कुछ बोले अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। आदित्य, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये चाचू ने क्या सोचकर इस नागिन से शादी कर ली। आदि मुंह बिचकाते हुए बोला। विधान, अब ये चाचू से ही जाकर पूछो, इतना बोलकर विधान लिफ्ट की ओर चला गया। मुझे नहीं लगता चाचू ऐसे अचानक इतना बदल गए। उस वक्त तो हम ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से छुट रहा है। मुझे इस सनाया की सच्चाई क्या है, इसका पता जल्द से जल्द मुझे लगाना ही होगा, वरना चाचू तो भूमि चाची से कितना प्यार करते थे। नहीं नहीं, कुछ तो जो छुट रहा है। ये सब सोचते सोचते विधान की आंख लग गई। CH 37 विधान का विधि को बचाना। अब तक आप सभी ने पढ़ा। आदित्य, चाची जी, हर बार ये टॉट मरना जरूरी है क्या? आदित्य चिढ़कर बोला। सनाया, आदि, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? उम्र और रिश्ते दोनों में ही बड़ी हूँ तुमसे। जुबान संभाल कर बात करो, हमसे समझे तुम। सनाया आदित्य पर भड़कते हुए बोली। विधान, सनाया जी, ये आप बोल रही है? शुक्र मानिए कि आप रिश्ते में हमारी ना चाहते हुए भी कुछ लगती है, वरना मैं उम्र का भी लिहाज नहीं करता। आपको बस अपने चाचू की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, वरना 2 मिनट नहीं लगता मुझे यहाँ से आपको धक्के मारकर बाहर निकालने में। विधान सनाया को घूरते हुए बोला। विधान CH 37 विधान का विधि को बचाना। अब तक आप सभी ने पढ़ा। आदित्य, चाची जी, हर बार ये टॉट मरना जरूरी है क्या? आदित्य चिढ़कर बोला। सनाया, आदि, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? उम्र और रिश्ते दोनों में ही बड़ी हूँ तुमसे। जुबान संभाल कर बात करो, हमसे समझे तुम। सनाया आदित्य पर भड़कते हुए बोली। विधान, सनाया जी, ये आप बोल रही है? शुक्र मानिए कि आप रिश्ते में हमारी ना चाहते हुए भी कुछ लगती है, वरना मैं उम्र का भी लिहाज नहीं करता। आपको बस अपने चाचू की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, वरना 2 मिनट नहीं लगता मुझे यहाँ से आपको धक्के मारकर बाहर निकालने में। विधान सनाया को घूरते हुए बोला। विधान, जा रहा था, लगभग आधा से ज्यादा काम तो हो ही चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी बस होने ही वाला था। भाटिया भाटिया मेंशन था तो बहुत ही बड़ा, मगर विधान के पहले से तो छोटा ही था। उसके आगे की बहुत छोटा था, फिर भी इसकी डेकोरेशन इतनी कमल की गई थी कि बहुत ही ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था।
रोहन, तुमने इस लड़की को अपनी कंपनी की चुनकर बहुत ही बढ़िया काम किया है। काफी टैलेंटेड लड़की है ये, एक आदमी सामने खड़े रहने से बोला। रोहन, मिस्टर भाटिया, वो लड़की मेरी कंपनी की कोई वर्कर नहीं है, बल्कि उस कंपनी में उसका भी उतना ही हक है जितना कि मेरा वो बहन है मेरी। विधि, विधि नाम है उसका। रोहन मिस्टर भाटिया से विधि का इंट्रोडक्शन करते हुए बोला, जो दूर खड़ी एंट्रांस पर डेकोरेशन कर रही थी, जो अपने वर्कर्स के साथ मिलकर। दीपक भाटिया एज 49 साल, एक जाने माने बिजनेसमैन और विधान के होने वाले ससुर जी, बहुत ही कुटिल और मक्कार किस्म का इंसान है ये। आगे, दीपक, ओह तो ये तुम्हारी बहन है, तभी तो इतनी टैलेंटेड है। ऐसे ही दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बाद दीपक वहां से चला गया तो रोहन विधि के पास आया। रोहन, विधि, विधि, हाँ भाई, क्या हुआ, कुछ कमी रह गई है क्या? विधि थोड़ी परेशानी भरी आवाज में बोली। रोहन, ये तुम क्या कह रही हो मिसेज विधि ओबरॉय? रोहन उसे घूरते हुए बोला। रोहन का ऐसा बोला और उसका विधि को घूरने, ये दोनों ही हैरानी में डाल दिए। साथ ही साथ वो डर भी गई, उसकी आंखों में पानी भरने लगा। विधि, क्या क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? रोहन, तो कैसे बोलूं, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरी बहन के काम में कोई भी कमी हो सकती है? विधि, मैं वो, एक मिनट भाई, भाई आप ऐसे मुझे डरा नहीं सकते, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं कितना डर गई थी। विधि भरे गले से बोली, जिसे देख रोहन ने सिन पीट लिया। अब इससे मजाक करना भी गुनाह हो गया, ये लड़की नहीं आंसुओं की टंकी है। इतना सोचते हुए रोहन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और चुप कराने लगा। विधि रोहन के सीने से लगी अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मरने लगी, जिसे देख रोहन मुस्करा दिया। रोहन, बच्चे, मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना होगा। एंगेजमेंट हो जाने के बाद मुझे कॉल कर लेना, अगर मैं फ्री रहूंगा तो खुद ही आ जाऊंगा, वरना किसी ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। ओके विधि, ठीक है भाई, मैं कॉल कर लूंगी। रोहन वहां से चला गया। अरे दादा, उसे वहां नहीं, स्टेज के साइड में लगाओ, विधि एक आदमी से बोली। कुछ देर बाद, दीपक, लड़के वाले आ गए हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विधि, ओके सब। मिस्टर भाटिया वहां से चले गए। साक्षी, विधि की टीम मेंबर। साक्षी, यस मैम। विधि, तुम नेहा को साथ लेकर गेस्ट का वेट कर लो, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। विधि की बात सुनकर साक्षी हाँ कहती हुई चली गई। विधि वहां से पूल सईद में चली गई। सब कुछ देखने की मेंशन में कहीं भी किसी भी सईद में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। एंट्रेंस पर एक के बाद एक 25 से 30 गाड़ियां आकर रुकी। पीछे की गाड़ियों से बॉडीगार्ड बाहर निकले और आकर बीच की गाड़ी का दूर ओपन किए, जिसमें से फुल एटीट्यूड के साथ गॉगल्स लगाए हुए विधान बाहर निकाला। दूसरी साइड से आदित्य और आगे से वीर बाहर निकला। विधान ने आज स्काई ब्लू कलर शर्ट, व्हाइट पैंट के साथ नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर वेयर किया था। जेल से सेट किए बाल, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्लैक शूज, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। दीपक ने खुद भी आगे बढ़कर उसका वेट किया और सभी को साथ लिए एंगेजमेंट हॉल में ले गए। विधान ने जैसे ही हॉल में अपने कदम रखे तो एक सुकून के साथ, न जाने क्यों उसकी आंखें बंद हो गई। एक खुशबू हवाओं के साथ आकर उससे होकर गुजरी, जिसे महसूस कर विधान की आंखें बड़ी हो गईं और वो यहाँ वहाँ देखने लगा। विधान को रुका देखकर दीपक बोला, दीपक, क्या हुआ विधान बेटा, आप रुके क्यों गए? उनकी बात पर विधान होश में आया और ना में डब्ल्यू हिलाते हुए उसने साथ आगे बढ़ गया। ले जाकर विधान को स्टेज पर बिठा दिया। थोड़ी ही देर में सनाया अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते उसे स्टेज पर आए विधान के बगल में बैठ गई। विधान ने इस बीच एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके उल्टा सनाया तो विधान को अपनी हवस भरी नजरों से घूरे जा रही थी। विधान को ना जाने क्यों इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो यहाँ वहाँ देखा रहा था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा ही हाल विधि का भी था। उसे बहुत ही बेचैनी ही महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका कोई अपना पास होकर भी उससे दूर जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही नहीं और रही है। सईद में रखे पानी के ग्लास को एक ही बार में खत्म कर दी और हॉल की ओर बढ़ गई। उसके एक एक कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ाए जा रहे थे। स्टेज पर दोनों खड़े हो गए एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए। सनाया तो काफी एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन विधान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक साइड है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसका शरीर यहाँ है, आत्मा तो उसकी कहीं और ही है। उसका इन सब से कोई मतलब ही नहीं था।
विधि काफी देर से लड़के यानी कि विधान को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो सबसे पीछे खड़ी थी और उसके आगे काफी सारे लोग खड़े थे। विधि लोगों को सईद करती हुई धीमे धीमे चलते हुए आगे आई। जैसे ही उसकी नज़र स्टेज पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके मुंह से धीरे से निकला, विधान जी, ये कहते ही उसकी आंखें छलक उठी। वही विधान को ऐसा लगा जैसे उसे विधि ने बुलाया। विधान ने जैसे ही नजरें घुमानी चाहिए कि सनाया ने बिना देर करते हुए ही उसके हाथों को पकड़ते हुए उसमें रिंग डाल दी, तो विधान का ध्यान उसकी तरफ चला गया, जिससे विधान विधि को देख ही नहीं पाया। वही विधि तो जैसे ही सनाया ने विधान को रिंग पहनाने तो वो धीरे से रो पड़ी और बिना एक भी पल गवाए मूड गई। विधान ने बेचैनी से देख तो उसे विधि की बैक साइड दिखाई दी। विधान, वाइफी विधान के मुंह से निकला और विधान आगे बढ़ाने लगा, जिसे देख दीपक जी बोले, दीपक बेटा रिंग पहनानो। सनाया को दीपक की बातें सुनकर विधान होश में आया। सामने देखा तो विधि तेजी से पूल सईद की ओर ही ऐसा लग रहा था कि रोते हुए भाग कर जा रही है। विधान का दिल कह रहा था कि वो लड़की उसकी अपनी है। फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए विधान रुक गए। तभी अचानक ही हाल की लाइट चली गई, जिससे सभी हड़बड़ा गए कि इतने में लाइट भी आ गई। सनाया की नज़र अपने हाथों की उंगली पर थी, जहां इस वक्त एक डायमंड की बहुत ही खूबसूरत सी रिंग चमक रही थी। वो तो सोच में थी कि ये कैसे हुआ, और उसे एक नज़र देखकर विधान डेविल स्माइल कर रहा था, जैसे कि ये लाइट जाना, रिंग पहनाना, ये सब उसके ही प्लान का कोई एक हिस्सा हो। थोड़ी देर बाद सभी फूड काउंटर की ओर बढ़ गए। विधान भी अपने फ़ोन पर बात करता हुआ पूल साइड में चला गया। तभी उसे धीरे धीरे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ सुनते ही विधान के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने वो पल किसी रील्स की तरह चलने लगा, जब वो पहली बार उससे मिला था, और वो इसी तरह घाट पर बैठी सिसकते हुए रो रही थी। विधान की धड़कनें बढ़ने लागू, साथ ही उस आवाज़ उसके कदम नहीं बढ़ने लगे। विधान उस तक पहुंच पाता कि किसी के पूल के पानी में गिरने की आवाज़ आई। छपाक की आवाज़ सुनते ही विधान तेजी से भागा, जाकर देखा तो एक लड़की पूल में गिरी थी। शायद उसे तैरना नहीं आ रहा थी, जिस वजह से वो अपने हाथ पैर मार रही थी। विधान बिना एक भी पल गंवाए पूल में कूद गया और स्विमिंग करते हुए उसके पास पहुंचा। तब तक वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और वो हाथ पैर भी चलाना बंद कर चुकी थी। उसके लंबे बाल पानी के ऊपर तैर रहे थे। विधान ने जैसे ही उसे टच किया तो उस टच को ही महसूस करते हुए जान गया कि ये टच उसकी वाइफी का ही है। ये कैसा इत्तेफाक है? किसी और लड़की के अंदर उसकी बीवी का एहसास कैसे हो सकता है? किसी तरह विधान उसे पकड़े पूल से बाहर निकला और सईद पर उसे आराम से लिटा दिया। फेस पर बाल चिपके होने के कारण विधान मुंह नहीं देख सकता। आगे कल, तब तक के लिए BYE गाइस। CH 38 विधि और विधान का आमना सामना। वाइल्ड किस में तुम्हें कैद कर लूंगा। विधान, वाइफी विधान के मुंह से निकला और विधान आगे बढ़ाने लगा, जिसे देख दीपक जी बोले, दीपक बेटा रिंग पहना लो। सनाया को दीपक की आया सामने देखा तो विधि तेजी बातें सुनकर विधान होश में से पूल सईद की ओर रोते हुए भाग कर जा रही है। विधान का दिल कह रहा था कि वो लड़की उसकी अपनी है। फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए विधान रुक गए। तभी अचानक ही हाल की लाइट चली गई, जिससे सभी हड़बड़ा गए कि इतने में लाइट भी आ गई। सनाया की नज़र अपने हाथों की उंगली पर थी, जहां इस वक्त एक डायमंड की बहुत ही खूबसूरत सी रिंग चमक रही थी। वो तो सोच में थी कि ये कैसे हुआ, और उसे एक नज़र देखकर विधान डेविल स्माइल कर रहा था, जैसे कि ये लाइट जाना, रिंग पहनाना, ये सब उसके ही प्लान का कोई एक हिस्सा हो। थोड़ी देर बाद सभी फूड काउंटर की ओर बढ़ गए। विधान भी अपने फ़ोन पर बात करता हुआ पूल साइड में चला गया। तभी उसे धीरे धीरे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ सुनते ही विधान के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने वो पल किसी रील्स की तरह चलने लगा, जब वो पहली बार उससे मिला था, और वो इसी तरह घाट पर बैठी सिसकते हुए रो रही थी। विधान की धड़कनें बढ़ने लागू, साथ ही उस आवाज़ उसके कदम नहीं बढ़ने लगे। विधान उस तक पहुंच पाता कि किसी के पूल के पानी में गिरने की आवाज़ आई। छपाक की आवाज़ सुनते ही विधान तेजी से भागा, जाकर देखा तो एक लड़की पूल में गिरी थी। शायद उसे तैरना नहीं आ रहा थी, जिस वजह से वो अपने हाथ पैर मार रही थी। विधान बिना एक भी पल गंवाए पूल में कूद गया और स्विमिंग करते हुए उसके पास पहुंचा। तब तक वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और वो हाथ पैर भी चलाना बंद कर चुकी थी। उसके लंबे बाल पानी के ऊपर तैर रहे थे। विधान ने जैसे ही उसे टच किया तो उस टच को ही महसूस करते हुए जान गया कि ये टच उसकी वाइफी का ही है। ये कैसा इत्तेफाक है? किसी और लड़की के अंदर उसकी बीवी का एहसास कैसे हो सकता है?
किसी तरह विधान उसे पकड़े पूल से बाहर निकला और सईद पर उसे आराम से लिटा दिया। फेस पर बाल चिपके होने के कारण विधान मुंह नहीं देख पाया था। अब आगे विधान अपने कांपते हुए हाथों से उसके फेस से उसके बालों को हटाने लगा। बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सनाया जो कि विधान को ढूंढते हुई फुल साइड में आई थी। विधान की बैंक उसके साइड में थी, जिसे देख पहचान गई कि ये विधान है। उसकी नज़र अभी भी पर नहीं पड़ी थी। विधान के हाथ रुक गए थे। सनाया चलती हुई विधान के करीब आई। जैसे उसकी नज़र विधि पर पड़ी तो उसकी भौहें तन गई। सनाया बेबी तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो और इतना कैसे गए तुम दोनों? सनाया घूरते हुए बोली। विधान नथिंग, ये लड़की पानी में गिर गई थी, इसे निकालने के चक्कर में मैं भी भीग गया। विधान ने नॉर्मल टोन में कहा। सनाया तो किसी सर्वेंट को बुला लेते, तुम्हें निकालने की क्या जरूरत थी? किसी सर्वेंट वाली बात सुनकर विधान की मुठ्ठियां कस गईं। तभी विधि को होश आने लगा। विधि ने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी नज़र विधान के गुस्से भरे फेस पर पड़ा, जो इस वक्त सनाया को घूर रहा था। विधि खुद को संभालते हुए धीरे से उठकर वहां से चली गई, जिससे दोनों ही बेखबर थे। विधान तुम भूल रही हो कि तुम किससे सवाल कर रही हो? विधान ओबरॉय ने इतना हक किसी को नहीं दिया है कि कोई उससे सवाल जवाब करे, अंडरस्टैंड? विधान अपने दांत पिसते हुए उसे घूर कर बोला। पलट कर देखा तो विधि वहां से गायब थी। शिट! विधान ने जोर से अपना हाथ नीचे फ्लोर पर दे मारा और उठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर टेरेस पर विधि एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। अभी कुछ देर पहले के सीन उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे कि कैसे विधान ने सनाया को रिंग पहनाया था। ये सोच सोचकर विधि अंदर ही अंदर तड़प रही थी। विधि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब मैंने ही उन्हें छोड़ा था तो अब क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैं इतना तड़प रही हूँ। ये तो होना ही था एक दिन। उन्हें तो पता भी नहीं है मैं जिंदा हूँ। क्या पता वो मुझे भूल भी चुके हों। मैं अब उनके सामने नहीं आ सकती। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। कहीं अगर उन्होंने देख लिया और सब याद हुआ तो होगा। मैं कैसे उनका सामना करूंगी? कैसे उनके सवालों को जवाब दूंगी? मैं क्या करूं? मैं कैसे उन्हें किसी और का होते हुए देख पाऊंगी? वो मेरी जगह किसी और को दे रहे हैं और मैं लाचार और बेबस बनकर कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। शिवजी मेरी इतनी परीक्षाएं क्यों लेते हो आप? मैं अब थक चुकी हूँ। विधि खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी और फुट फुट कर रो रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस होते ही विधि जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पोंछकर पलट गई। सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। ऐसा ही कुछ हाल सामने खड़े शख्स का भी था। शॉक्ड होकर वो बिना पलके झपकाए एकटक विधि को देखे जा रहा था। विधि के मुंह से धीरे से निकला, विधान जी। विधि ने भले ही ये बहुत ही धीमी आवाज में कहा था, लेकिन विधान ने ये सुन लिया था। दरअसल विधान का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। जब से विधि को टच किया था, उसकी खुशबू को महसूस किया था। अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए वो टेरेस पर चला आया था और उसी लड़की को यानी विधि को यहाँ फिर से देखकर विधान के कदम अपने आप ही उसकी ओर बढ़ गए थे। दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। जहाँ विधि की आंखें नम थी वहीं विधान की आंखें बिल्कुल खाली। विधि पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। देखते ही देखते आगे बढ़कर विधान ने विधि को अपने सीने से लगा लिया। विधि की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गई। इन 4 सालों में जिस सुकून की तलाश में वो था, वो उसे अब जाकर मिला था। विधि की खुशबू को विधान अपने अंदर समा लेना चाहता था। तकरीबन 15 मिनट तक ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बाहों में खड़े रहे। विधान ने अपना सिर विधि के गले से बाहर निकाला। जो आंखें अभी कुछ देर पहले खाली थी, वो अब ज्वालामुखी की तरह लाल हो चुकी थी। विधि अचानक विधि की चीख निकल गई। उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू निकलने लगे। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बाल। विधान ने विधि के बालों में हाथ डाल उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया था, जिसकी वजह से विधि की चीख निकल गई थी। विधि की बात सुनकर विधान ने अपनी पकड़ और भी तेज कर ली, जिससे विधि फिर से दर्द से कराह उठी। विधान दर्द हो रहा है ना तुम्हें? मुझे भी हुआ था और उस दर्द से भी ज्यादा बड़ा दर्द अब हो रहा है, ये जानकर कि मेरी वाइफी जिसके ना होने के गम में मैं हर पल तड़प रहा था। खुद को गलत समझ रहा था, पर नहीं, गलत तो वो थी, गलत तो हमारा रिश्ता था। जिंदा थी तुम तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इतना बड़ा खेल क्यों रचा तुमने? बोलो डैम इट, बोलो। विधान अपने दांत पिसते हुए बोला। विधि क्योंकि आपके पास मेरा दम घुटता था। नफरत करते हैं आपसे हम, इसलिए आपके पास वापस नहीं आए। सुना आपने? विधि अपने डर को काबू करते हुए बोली। विधि की बात सुनकर विधान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया।
उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग की हो गई, गुस्से में जबड़े कस गए। बिना एक भी पल गंवाए विधि के होंठों पर टूट पड़ा। अपना सारा गुस्सा विधि के होंठों पर बाइट करते हुए निकालने लगा, जिससे विधि दर्द से छटपटाने लगी। आंखों से आंसू बहने लगा, लेकिन इससे विधान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपना गुस्सा विधि पर निकाल रहा था। 10 मिनट तक ऐसे ही करता रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसकी वाइल्ड किस प्यार भरी किस में बदल गई। बहुत ही प्यार से विधि के होंठों की विधान शक कर रहा था। 15 मिनट के बाद जब विधि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो फिर से छटपटाने लगी, जिसे महसूस करके विधान उसके होंठों को छोड़कर विधि के गले में अपना फेस छुपा लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपकाकर वैसे ही खड़ा हो गया और वैसे ही बोला, विधान, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विधान ने उसकी शादी के बाद आज पहली बार उसका नाम लिया था, जो ये बता रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तुम दोबारा ना भागो, इस लिए अब मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। अब तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरी कैद में रहोगी। विधान की बातें करने का तरीका इतना भयानक था कि विधि की रूह कांप रही थी। अब क्या करेगा विधान विधि के साथ? क्या सच में वो विधि को कर लेगा हमेशा हमेशा के लिए कैद? क्या होगा जब विधान को पता चलेगा उसका एक बेटा भी है, जिससे उसकी खुद की बीवी ही अनजान है कि वो उसके ही पति की औलाद है। CH-39 भाभी जिंदा हैं। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान, दर्द हो रहा है ना तुम्हें? मुझे भी हुआ था, और उस दर्द से भी ज्यादा बड़ा दर्द अब हो रहा है ये जानकर कि मेरी वाइफी जिसके ना होने के गम में मैं हर पल तड़प रहा था। खुद को गलत समझ रहा था, पर नहीं, गलत तो वो थी, गलत तो हमारा रिश्ता था। जिंदा थी तुम तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इतना बड़ा खेल क्यों रचा तुमने? बोलो डैम इट, बोलो। विधान अपने दांत पिसते हुए बोला। विधि, क्योंकि आपके पास मेरा दम घुटता था। नफरत करते हैं आपसे हम, इसलिए आपके पास वापस नहीं आई। सुना आपने? विधि अपने डर को काबू करते हुए बोली। विधि की बात सुनकर विधान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग की हो गई, गुस्से में जबड़े कस गए। बिना एक भी पल गंवाए विधि के होंठों पर टूट पड़ा। अपना सारा गुस्सा विधि के होंठों पर बाइट करते हुए निकालने लगा, जिससे विधि दर्द से छटपटाने लगी। आंखों से आंसू बहने लगा, लेकिन इससे विधान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपना गुस्सा विधि पर निकाल रहा था। 10 मिनट तक ऐसे ही करता रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसकी वाइल्ड किस प्यार भरी किस में बदल गई। बहुत ही प्यार से विधि के होंठों की विधान शक कर रहा था। 15 मिनट के बाद जब विधि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो फिर से छटपटाने लगी, जिसे महसूस करके विधान उसके होंठों को छोड़कर विधि के गले में अपना फेस छुपा लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपकाकर वैसे ही खड़ा हो गया और वैसे ही बोला, विधान, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विधान ने उसकी शादी के बाद आज पहली बार उसका नाम लिया था, जो ये बता रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तुम दोबारा ना भागो, इसलिए अब मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। अब तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरी कैद में रहोगी। विधान की बातें करने का तरीका इतना भयानक था कि विधि की रूह तक कांप रही थी। अब आगे, विधि, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप होते कौन हैं मुझे कैद करने वाले? मैं आपको नहीं जानती। इस तरह से आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। विधि विधान को खुद से दूर धक्का देकर बोली। विधान इसके लिए तैयार नहीं था, तो वो हल्का सा एक कदम पीछे हो गया और घूरकर विधि की आंखों में देखा। विधान, क्या कहा तुमने? तुम नहीं जानती मुझे। विधान विधि की बाजुओं को कसकर भींचते हुए अपने दांतों को पीसकर बोला। उसका गुस्सा फिर उस पर हावी होने लगा था। विधान जी छोड़िए मुझे, आप हट कर रहे हो मुझे। विधि खुद को विधान से छुड़ाते हुए बोली। विधान, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा दर्द दूंगा तुम्हें मैं। अब तक तुमने विधान ओबरॉय का प्यार देखा था, अब उसकी नफरत को देखोगी और झेलोगी भी। बहुत आजादी मना ली तुमने, अब एक पंछी की तरह कैद रहोगी विधान ओबरॉय के पिंजरे में। विधान अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। विधि, लेकिन क्यों कैद करेंगे आप मुझे? आपको कोई हक नहीं है। ये हक जो आप मुझ पर जता रहे हो ना, वो हक अभी थोड़ी हो देर पहले किसी और को दे दिया है आपने। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि भूल जाए मुझे। विधान ओबरॉय, एक पल के लिए सांस लेना भूल सकता है, लेकिन मिसेज विधि विधान ओबरॉय को नहीं। ये बात विधान ने हल्का सा झुककर विधि के कान में कही और उसके एयरलोब पर बाइट कर लिया, जिससे विधि सिसक पड़ी। विधान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच ली। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने बोला था हम जल्दी ही पैलेस वापस चले जाएंगे।
एंगेजमेंट तो हो गई ना, अब और कितना टाइम हम यहाँ रुकने वाले हैं। विधि कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से आदित्य की आवाज आई, जिससे विधान का ध्यान उसकी ओर चला गया और उसी का फायदा उठाकर विधि निवेश एक जोरदार धक्का दे मारा विधान को, जिससे वो विधि से कुछ कदम दूर हो गया और उसी का फायदा उठाकर विधि भागने में कामयाब हो गई। तिथि जैसे ही विधान के आगे से साइड में हटे, आदित्य की नज़र विधि पर पड़ते ही आदित्य शॉक्ड हो गया, पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कि विधि को जाते हुए देखना उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। आदित्य उसे ही देखा है विधि के जाने की। आदित्य भगत हुआ विधान के पास आया और उसे विधि जी छोड़ गए थे उसे रिसर्च करते हुए बोला, भाई चाहिए वही है। विधान के कमरे में हर जगह विधि की फोटो लगी थी जिसे आदित्य ने देख रखा था, इसलिए वो विधि को देखते ही पहचान गया कि ये उसकी भाभी है। आदित्य, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, भाभी जिंदा हैं? भाई बोलो ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सच क्या है ये बतो ना भाई। आदित्य विधान के पास आकर बोला, CH-40 तुम मौत मांगोगी लेकिन वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान ओबरॉय एक पल के लिए सांस लेना भूल सकता है लेकिन मिसेज विधि विधान ओबरॉय को नहीं। ये बात विधान ने हल्का सा झुककर विधि के कान में कही और उसके एयरलोब पर बाइट कर लिया, जिससे विधि सिस पड़ी विधान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच ली। 1111 भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने बोला था हम जल्दी ही पैलेस वापस चले जाएंगे। एंगेजमेंट तो हो गई ना, अब और कितना टाइम हम यहाँ रुकने वाले हैं। विधि कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से आदित्य की आवाज आई, जिससे विधान का ध्यान उसकी ओर चला गया और उसी का फायदा उठाकर विधि निवेश एक जोरदार धक्का दे मारा विधान को, जिससे वो विधि से कुछ कदम दूर हो गया और उसी का फायदा उठाकर विधि भागने में कामयाब हो गई। तिथि जैसे ही विधान के आगे से साइड में हटे, आदित्य की नज़र विधि पर पड़ते ही आदित्य शॉक्ड हो गया, पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कि विधि को जाते हुए देखना उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। आदित्य उसे ही देखा है विधि के जाने की। आदित्य भगत हुआ विधान के पास आया और उसे विधि जी छोड़ गए थे उसे रिसर्च करते हुए बोला, भाई चाहिए वही है। विधान के कमरे में हर जगह विधि की फोटो लगी थी जिसे आदित्य ने देख रखा था, इसलिए वो विधि को देखते ही पहचान गया कि ये उसकी भाभी है। आदित्य, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, भाभी जिंदा हैं? भाई बोलो ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सच क्या है ये बतो ना भाई। आदित्य विधान के पास आकर बोला। अब आगे आदित्य की बात सुनकर विधान बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चला गया। आदित्य बस उसे जाता हुआ देखता रहा। आदित्य भाई बिना जवाब दिए ही चले गए। और अगर भाभी जिंदा थी तो कहाँ थी अब तक वो, और यहाँ क्या कर रही है? क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओ सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है आदि। हाँ ये ठीक है, आदित्य सिर्फ की एक्टिंग करते हुए बोला। मुझे ये बात जल्द से जल्द वीर भाई को बतानी ही होगी कि भाभी जिंदा है। अब हम दोनों मिलकर उन्हें भाई की जिंदगी में वापस लाएंगे और उस नागिन सनाया को भाई की लाइफ से आउट करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर ले कि भाभी है कैसी, कहीं सनाया की ही तरह ना निकल जाए। मैंने कहीं तो सुना है कि खूबसूरती एक छलावा होती है, एक धोखा होती है। आदित्य ना जाने क्यों क्या बोले जा रहा था। विधान टेरेस से उतरकर बिना किसी से कुछ कहे या विधि को ढूंढने की कोशिश किए बिना गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। विधि ने विधान को जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद विधि की कार वहां आई तो विधि भी मिस्टर भाटिया से परमिशन लेकर चली गई। धीरे धीरे सभी गेस्ट चले गए। 2 दिन के बाद से शादी की रस्में शुरू होनी थी। विधान का केबिन पूरा तहस नहस हो गया था। विधान ने अपना पूरा गुस्सा अपने केबिन पर ही निकला था। केबिन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आंधी तूफान आकर गया हो। हर जगह तोड़ फोड़ की गई थी। हाउ दरेशी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मेरे प्यार का मजाक बनाने की। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे ऐसी सजा दूंगा कि मुझसे दूर जाने, क्या वो दूर जाने का नाम भी नहीं लेना चाहेगी। अब वक्त आ गया है उसे कैद करने का। जो मैं पहले नहीं करना चाहता था अब वही करूंगा। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक रहो खुली आज़ादी में। मिसेज विधि विधान ओबरॉय, जैसे ही मेरा मकसद पूरा हुआ वैसे ही मैं आकर तुम्हें खुद ही कैद कर लूंगा और अपने एक एक दर्द का, मेरा सुकून छीनने का सबका बदला तुमसे चुन चुन कर लूंगा। विधान केबिन में लगे ग्लास डोर से बाहर देखते हुए आंखों में अंगारे लिए बोला। तभी केबिन के दूर को किसी ने नोट किया। विधान कम इन, विधान अपनी कोल्ड आवाज में बोला। रवि अंदर आया। केबिन की इतनी बिगड़ी हुई हालत देखकर उसकी आंखें फैल गई, डर से उसका गला सूख गया। तभी विधान पलट गया, उसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थीं। रवि अपने डर को काबू करते हुए बोला, रवि
बॉस लेडी बॉस की पूरी तो नहीं लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। विधान, हम रुको मत बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? रवि, बॉस उस रात शुक्ला इवेंट ऑर्गेनाइजर के सीईओ रोहन शुक्ला ने ही लेडी बॉस और उनकी सिस्टर को बचाया था। उस ब्लास्ट में जो 3 बॉडी मिली थी, जिसे देख हमें लगा कि वो लेडी बॉस और उनकी फैमिली है। दरअसल उनमें से एक लेडी बॉस के बाबा विश्वनाथ जी थे और जो वो 2 बॉडी थी, वो लेडी बॉस की शायद कोई रिलेटिव की बॉडी थी। रोहन लेडी बॉस और उनकी सिस्टर के साथ बनारस से सीधा यहाँ मुंबई आया था, लेडी बॉस की छोटी सिस्टर को लेने, जो यही हॉस्टल में थी। 2 दिन रुककर चारों यहाँ से शिमला चले गए। मिस्टर भाटिया ने रोहन की कंपनी को शादी का कॉन्टैक्ट दिया था, इसीलिए रोहन और लेडी बॉस शिमला से मुंबई कल ही आए हैं। इतना बोलकर रवि चुप हो गया। विधान, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? रवि, बॉस ये पता नहीं चल पाया। हाँ, इतना पता चला कि ये दोनों पहली बार कॉलेज में ही मिले थे। आपके वीक के लिए पार्टी का कॉन्टैक्ट मिस्टर रोहन की कंपनी को ही दिया गया था, तो दोनों वहीं पर मिले थे। हाँ बॉस, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात एजेंट ने ये भी बताया है कि कल एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में लेडी बॉस और मिस्टर रोहन के में एक छोटा बच्चा भी देखा गया है। बॉस, ये रही उनकी फोटो। इतना बोलकर एक लिफाफा विधान की तरफ बढ़ा दिया। विधान ने फौरन उसे ले लिया और तुरंत ही उसे खोलकर फोटो निकाली। विधान, व्हाट द हेल इज दिस? यह क्या बकवास है? इफ दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, इफ दैट इज ट्रू देन मिसेस विधि विधान ओबरॉय, यू विल गेट सच अ पनिशमेंट दैट यू विल आस्क फॉर डेथ बट यू विल नॉट गेट इट। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हुआ ना, तो मिसेज विधि विधान ओबरॉय, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी। तुम मौत मांगोगी, लेकिन वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। विधान की बातें सुनकर तो रवि की भी हालत खराब होने लगी थी। उस फोटो में रोहन ने उस बच्चे विधान के अपनी गोद में उठा रखा था और एक हाथ से विधि के एक हाथ को पकड़ा था। उस फोटो को देखकर विधान ने पूरा रौद्र रूप ही धारण कर लिया था। इस वक्त उसके दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। फोटो में बच्चे की पिक थोड़ी धुंधली आई थी, जिस वजह से वो उसे ठीक तरह से नहीं देख पाया था। विधान की हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। बस एक यही रह गया था कि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे, लेकिन उसका दिल आज रो रहा था। विधि को खोने के बाद विधान को अपने प्यार का एहसास हो गया था। विधि की यादें उस पर हावी ना हो, इसलिए विधान ने इन 4 सालों में खुद को पूरी तरह से अपने बिजनेस में झोंक दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि विधान ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। दूसरी ओर रोहन का फार्म हाउस, विधि का बेडरूम, रिधान मोम रिधु बेबी ने आपको मिस त्याग किया। रिधान विधि से बोला। वो बहुत ही मायूस लग रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। रिधान था तो अभी 3 साल का बच्चा ही ना, वो बच्चा जिसने सुबह से अपनी मां को छोड़ा था और अब शाम को देख रहा था। इतना वक्त तक आज से पहले विधि ने रिधान को खुद से दूर नहीं किया था। रिधान की बातें सुनकर विधि का कलेजा फट गया। झट से उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, फिर खुद से हल्का सा दूर करते उसे उसके पूरे फेस को चुमते हुए लाड करने लगी। ऐसे और भी ज्यादा एक्साइटिंग एपिसोड पढ़ने के लिए पढ़ते रहें आगे कल। तब तक के लिए BYE गाइज। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।